वो सो रही थी। मैंने उसे उठाया, ईंट से मारा और गाड़ दिया। ये खौफनाक शब्द किसी बड़े सीरियल किलर के नहीं, बल्कि एक 8 साल के बच्चे के थे। उसने पुलिस को अपनी कहानी एक मुस्कान के साथ सुनाई। हम हमेशा से यही सोचते आए हैं कि छोटे बच्चे भगवान का रूप और बिल्कुल मासूम होते हैं, लेकिन क्या हो जब बचपन ही जानलेवा बन जाए। आज हम 3 ऐसे बच्चों की बात करेंगे जो भारत के गांव, कनाडा के छोटे शहर और स्पेन की राजधानी मैड्रिड के बाहरी इलाकों के हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने बिना किसी पछतावे की हत्याएं की, और उनके शिकार ऐसे बच्चे थे जो मुश्किल से चलना सीखे थे या उससे भी छोटे थे। भारत का बिहार राज्य, बेगूसराय नाम का एक गांव। साल था 1998। यहाँ बिजली बहुत ही कम आती थी। अच्छी शिक्षा तो यहाँ के लोगों के लिए महज एक सपना था, और हेल्थ केयर या मेंटल हेल्थ के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता था। अमरजीत सदा का जन्म यहीं हुआ था। उसका परिवार मिट्टी और ईंट के बहुत छोटे घर में रहता था। उनके घर के बाहर खुली नालियां बहती थीं। अमरजीत के माता पिता मजदूरी करते थे। वो बहुत मुश्किल से अपने बच्चों का पेट पाल पाते थे। गरीबी उनके लिए सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी की एक कड़वी सच्चाई थी। इस गांव में मानसिक बीमारी को कोई नहीं समझता था। लोग इसे एक श्राप मानते थे या फिर किसी बुरी आत्मा का साया मानते थे। जब कोई बच्चा अजीब बर्ताव करता था तो कोई सवाल नहीं पूछता था। अमरजीत बचपन से ही दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग था। वो हमेशा अकेला रहता था। गांव के दूसरे लड़के तालाब में खेलते थे, लेकिन अमरजीत उनके साथ नहीं खेलता था। अगर कोई उसे खेलने बुलाता तो उसे बहुत तेज गुस्सा आता था। वो दूसरे बच्चों पर अचानक भड़क जाता था। गांव वाले उसे बहुत ही अजीब मानते थे। अमरजीत की माँ पेरू ने भी अपने बेटे में ये बदलाव देखे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अमरजीत ऐसा क्यों है। उसने डॉक्टर के पास जाने की बजाय जादू टोने का सहारा लिया। वो अमरजीत की आंखों के नीचे काला काजल लगाती थी। उसे लगता था कि इससे बुरी नजर दूर होगी। उसने हनुमान मंदिर का एक तावीज भी अमरजीत के हाथ पर बांध दिया। उसे लगता था कि शायद किसी बुरी आत्मा का साया है, लेकिन कोई तावीज उसके अंदर पल रहे उस अंधेरे को नहीं रोक पाया। असल में अमरजीत के दिमाग में क्या चल रहा था, ये कोई नहीं जानता था। उसे कोई थेरेपी या गाइडेंस नहीं मिली, और इसी खामोशी में एक बहुत बड़ा और जानलेवा खौफ जन्म ले रहा था। जो सामने आया उसके लिए कोई तैयार नहीं था। अमरजीत का सबसे पहला शिकार उसकी अपनी छोटी कजिन बनी। सोर्सेस के हिसाब से उसकी उम्र को लेकर कुछ अलग अलग बातें हैं, लेकिन वो एक बहुत ही छोटी बच्ची थी। एक दिन वो बच्ची अचानक गायब हो गई। कुछ समय बाद उसकी बॉडी मिली। उस मासूम बच्ची को बुरी तरह से पीटा गया था। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा डरावना था। अमरजीत के परिवार ने पूरी तरह से चुप्पी साध ली। उन्होंने कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई। उन्होंने पुलिस को कुछ नहीं बताया। उन्होंने अपने खूनी बेटे को बचाया और सच को दबा दिया। उन्हें लगा कि बात यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी। बिना किसी सजा के अमरजीत का हौसला और बढ़ गया। कुछ ही समय बाद उसकी अपनी सगी बहन उसकी अगली शिकार बनी। वो बहन सिर्फ 8 महीने की थी। अमरजीत ने अपने नंगे हाथों से उसका गला घोंट दिया। एक बार फिर परिवार चुप रहा। उन्होंने इस जुर्म को भी छिपा लिया। डर और शर्म के कारण उन्होंने सब कुछ दफना दिया। फिर साल 2007 आया। गांव में एक और बच्ची गायब हो गई। उस बच्ची का नाम खुशबू था। वो सिर्फ 6 महीने की थी। वो पड़ोस में रहती थी। खुशबू की मां ने उसे लोकल स्कूल में सोते हुए छोड़ा था। वो किसी काम से बाहर गई थी। जब वो वापस आई तो बच्ची वहां नहीं थी। चारों तरफ हड़कंप मच गया। पूरा गांव उस बच्ची को ढूंढने लगा। खुशबू की तलाश चल ही रही थी कि अमरजीत खुद सामने आ गया। उसने हंसते हुए अपना कन्फेशन दिया। उसने पुलिस वालों को बताया कि उसने खुशबू को मारा है। शुरू में पुलिस को लगा कि ये कोई मजाक है। 8 साल का एक छोटा बच्चा इतने खौफनाक तरीके से खून कैसे कर सकता है। पुलिस को लगा कि शायद ये कोई हादसा होगा, लेकिन अमरजीत उन्हें स्कूल के पास ले गया। वहां उसने अपने छोटे हाथों से एक गड्ढा खोदा था। खुशबू की बॉडी उस गड्ढे में दबी हुई थी। उस 6 महीने की बच्ची को ईंट से बुरी तरह मारा गया था। अमरजीत ने पुलिस को पूरी कहानी बताई। पूछताछ के दौरान उसने पुलिस से खाने के लिए बिस्किट मांगे। उसने बहुत ही आराम से बताया। वो सो रही थी। मैंने उसे उठाया, ईंट से मारा और गाड़ दिया। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, कोई पछतावा नहीं था। वो बिल्कुल शांत था। एक 8 साल के बच्चे का ऐसा बर्ताव देखकर इन्वेस्टिगेशन टीम भी हैरान रह गई। फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट को बुलाया गया। उन्होंने अमरजीत की गहराई से जांच की। उनका फैसला बहुत ही डरावना था। अमरजीत एक सेडिस्ट था। वो एक ऐसा बच्चा था जिसे दूसरों को दर्द देकर खुशी मिलती थी। ये कोई प्लेग्राउंड की लड़ाई नहीं थी। ये एक बहुत ही गहरा मानसिक रोग था। जब दुनिया को इस 8 साल के सीरियल किलर के बारे में पता चला तो हर कोई सन्न रह गया। 2007 में इंडिया के कानून के हिसाब से 18 साल से कम उम्र के बच्चे को अडल्ट की तरह कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता था।
अमरजीत के लिए कोई जेल नहीं थी, कोई उम्र कैद या मौत की सजा नहीं थी। अमरजीत को एक जुवेनाइल फैसिलिटी में भेज दिया गया। कानून के तहत उसे 10 साल की मैक्सिमम सजा मिली। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उसे काउंसलिंग, एजुकेशन और बिहेवियरल थेरेपी दी गई, लेकिन असल में उन बंद दरवाजों के पीछे क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। समाज डरा हुआ था। लोग सोच रहे थे कि क्या एक सीरियल किलर कभी पूरी तरह सुधर सकता है। साल गुजरते गए। 2016 में अमरजीत 18 साल का हो गया। इंडियन लॉ के तहत उसका रिकॉर्ड हमेशा के लिए सील कर दिया गया। उसे समाज में जीने के लिए एक नई पहचान दी गई ताकि कोई उस पर हमला ना कर सके। आज वो कहाँ है ये कोई नहीं जानता। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इतिहास का सबसे कम उम्र का सीरियल किलर आज एक आजाद इंसान की तरह हमारे बीच घूम रहा है। लेकिन एक बच्चे के कातिल बनने की ये खौफनाक कहानी सिर्फ एक शुरुआत थी। असली कहानी तो अभी शुरू हुई थी। कनाडा का मेडिसिन हैट शहर, साल था 1993। यहाँ जैस्मिन रिचर्डसन का जन्म हुआ। उसके माता पिता मार्क और डेबोरा बहुत ही आम मिडिल क्लास परिवार से थे। वो दोनों नशे की लत के शिकार थे, लेकिन उन्होंने रिकवरी के बाद अपनी एक नई और अच्छी जिंदगी शुरू की थी। डेबोरा बहुत ही शांत और प्यार करने वाली माँ थी। मार्क थोड़े सख्त थे, लेकिन अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे। जैस्मिन उनकी पहली संतान थी। 5 साल बाद उसका एक छोटा भाई हुआ। उसका नाम जेकब था। जैस्मिन का परिवार बहुत ही खुशहाल था। वो एक साथ बहुत समय बिताते थे। जैस्मिन पढ़ाई में बहुत होशियार थी। वो कैथोलिक स्कूल में पढ़ती थी और हमेशा अच्छे नंबर लाती थी। वो फाइन आर्ट्स में हिस्सा लेती थी। वो अपनी सहेलियों के साथ हंसती खेलती थी। उसे क्राफ्ट्स बनाने का शौक था। वो एक बिल्कुल नॉर्मल बच्ची थी, लेकिन 11 साल की उम्र में उसमें बहुत बदलाव आने लगे। वो डार्क फैशन और गॉथ कल्चर की तरफ आकर्षित होने लगी। उसने ऑनलाइन दुनिया में अपनी एक नई पहचान बना ली। वो माईस्पेस और vampirefreaks.com पर एक्टिव रहने लगी। उसने ऑनलाइन सबको बताया कि वो 15 साल की है। वो मौत और खून के बारे में कविताएं लिखने लगी। इसी डिजिटल अंधेरे में उसकी मुलाकात 23 साल के जेरेमी स्टाइनकी से हुई। जेरेमी स्कूल ड्रॉप आउट था। उसे बचपन में बहुत पीटा गया था और शायद उस पर फीटल अल्कोहल इफेक्ट्स भी थे। वो खुद को 300 साल पुराना वेयरवुल्फ मानता था। वो अपने गले में खून से भरी एक बोतल पहनता था और खून पीता था। वो किसी भी माता पिता के लिए एक बुरा सपना था। जब जैस्मिन के माता पिता को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत जैस्मिन को जेरेमी से मिलने से मना कर दिया। जैस्मिन को बहुत गुस्सा आया। ये प्यार नहीं, एक बहुत बड़ा पागलपन था। जैस्मिन 12 साल की हो चुकी थी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स नेक्सोपिया और वैम्पायर फ्रीक्स पर दोनों की बातें बहुत ही हिंसक होने लगीं। जैस्मिन ने ऑनलाइन लिखा, मेरा प्लान है कि मैं पहले उन्हें मार दूंगी और फिर तुम्हारे साथ रहूंगी। खून से कुछ समय पहले उन्होंने नेचुरल बॉर्न किलर्स नाम की एक फिल्म देखी थी। जेरेमी उस फिल्म का बहुत बड़ा फैन था। एक सुनसान संडे की सुबह मेडिसिन हैट का वो घर पूरी तरह शांत था। रात के अंधेरे में जेरेमी बेसमेंट की खिड़की से घर में घुसा। उसने कोकीन, मारिजुआना और एक्सटेसी का बहुत ज्यादा नशा किया हुआ था। उसके हाथ में चाकू थे। डेबोरा को घर में कुछ अजीब सी आवाज आई। वो बिस्तर से उठी और नीचे बेसमेंट में गई। अंधेरे में जेरेमी ने अचानक उस पर हमला कर दिया। डेबोरा ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हार गई और मारी गई। मार्क ने आवाज सुनी। वो एक स्क्रू ड्राइवर लेकर नीचे आया, लेकिन जेरेमी ने उसे भी चाकू मारकर पूरी तरह खत्म कर दिया। जैस्मिन वहां मौजूद थी और सब देख रही थी। और फिर उन्होंने 8 साल के मासूम जेकब पर हमला किया। जेकब ने अपने छोटे से खिलौने वाले लाइट सेबर से खुद को बचाने की कोशिश की। ये बहुत ही दर्दनाक था। दोनों ने मिलकर उस छोटे से बच्चे का भी गला काट दिया। उन दोनों का कहना था कि वो जेकब को अनाथ नहीं छोड़ना चाहते थे। पूरा घर खून से सन गया था। इसके बाद दोनों एक पार्टी में गए। उन्होंने वहां हंसते हुए लोगों को बताया कि उन्होंने क्या किया है। अगली सुबह पुलिस को घर बुलाया गया। अंदर का नजारा किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। मार्क, डेबोरा और छोटे जेकब की बॉडी जमीन पर पड़ी थी। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली। उन्हें 12 साल की जैस्मिन कहीं नहीं मिली। शुरू में पुलिस को लगा कि यह किडनैपिंग का मामला है। पूरे देश में उस मासूम बच्ची की तलाश शुरू हो गई। हर कोई उस बच्ची के लिए दुआ कर रहा था, लेकिन पुलिस को वो बात अभी नहीं पता थी जो जल्द ही सामने आने वाली थी। 24 घंटे के अंदर ही पूरा सच पलट गया। पुलिस ने जैस्मिन के कमरे और कंप्यूटर से फोरेंसिक एविडेंस निकाले। ऑनलाइन मैसेजेस और डीएनए रिपोर्ट से सब कुछ साफ हो गया। जैस्मिन कोई विक्टिम नहीं थी, वो एक सस्पेक्ट थी।
जल्द ही उन्हें लीडर सस्कैचुआन में ट्रैक कर लिया गया। वो अपने घर से 80 माइल्स दूर भाग चुके थे। जेरेमी की दोस्त केसी लैंकास्टर उन्हें गाड़ी में भगाकर ले जा रही थी। पुलिस ने उन दोनों को तुरंत अरेस्ट कर लिया। गिरफ्तारी के वक्त जैस्मिन के चेहरे पर कोई दुख नहीं था, कोई आंसू नहीं थे। वो बिल्कुल शांत थी। उसने कोई इमोशन नहीं दिखाया। कोर्ट में 2008 में जेरेमी को 3 लाइफ सेंटेंसेस की सजा सुनाई गई। उसे 25 साल बाद पैरोल मिल सकती थी। लेकिन जैस्मिन का केस बहुत ही मुश्किल था। वो सिर्फ 12 साल की थी। वो कनाडा के इतिहास की सबसे कम उम्र की सीरियल किलर बन गई थी जिस पर इतने चार्ज थे। कोर्ट में फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट्स ने गवाही दी। उन्होंने बताया कि जैस्मिन मानसिक रूप से बहुत ज्यादा इमैच्योर थी। वो पूरी तरह जेरेमी के प्रभाव में थी। वो अपने किए का मतलब नहीं समझती थी। लेकिन जूरी ने उसे 3 खून का दोषी पाया। कैनेडियन लॉ के हिसाब से उसे अडल्ट की सजा नहीं मिल सकती थी। उसे 10 साल की मैक्सिमम सजा मिली। इसमें साइकियाट्रिक इंस्टीट्यूशन में रहना और कम्युनिटी सुपरविजन शामिल था। समाज पूरी तरह से 2 हिस्सों में बंट गया था। कुछ लोग उसे एक बच्ची मानते थे जिसे फंसाया गया था, और कुछ लोग उसे एक खूंखार साइकोपैथ मानते थे। रिहैबिलिटेशन उसका मुख्य लक्ष्य था। जैस्मिन ने अपनी 10 साल की सजा पूरी की। मई 2016 में वो आजाद हो गई। उसका रिकॉर्ड पूरी तरह सील कर दिया गया। उसने माउंट रॉयल यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई भी पूरी की। आज वो 30 साल से ज्यादा की हो चुकी है। वो आजाद घूम रही है। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। कुछ लोगों के लिए वो एक सुधरी हुई इंसान है, लेकिन कई लोगों के लिए वो आज भी एक आजाद भूत है जिसके हाथ खून से रंगे हैं। लेकिन इंसानियत को झकझोर देने वाली असली कहानी तो अभी शुरू हुई थी। स्पेन का मर्सिया शहर, साल था 1953। एल कार्मेन नाम का एक बहुत ही गरीब इलाका। यहाँ पिएदाद मार्टिनेज डेल गुया का जन्म हुआ। उसका परिवार गरीबी की मार झेल रहा था। घर में 10 बच्चे थे। पिएदाद तीसरे नंबर की थी। उसके पिता आंद्रेस एक ब्रिकलेयर थे। उसकी माँ एंटोनिया किचन में काम करती थी। घर में बहुत ज्यादा भीड़ थी। वहां कोई प्राइवेसी नहीं थी, सिर्फ भूख और जिंदा रहने की रोज की लड़ाई थी। 12 साल की उम्र में जब दूसरे बच्चे स्कूल में पढ़ना और लिखना सीख रहे थे, पिएदाद घर पर रहती थी। वो अपने 7 छोटे भाई बहनों को संभालती थी। हेसूस, क्रिस्टीना, मानुएला, आंद्रेस, सांता, मारियानो और 9 महीने की मारिया। पिएदाद उनके डायपर्स बदलती थी। वो खाना बनाती थी, घर की सफाई करती थी। उसके 2 बड़े भाई ऑटो शॉप में काम करते थे। वो घर पर धातु साफ करने वाले केमिकल लाते थे। माता पिता पूरा दिन काम पर रहते थे। घर और बच्चों का पूरा बोझ पिएदाद के छोटे कंधों पर था। वो बिना किसी शिकायत के चुपचाप सब करती थी। लेकिन इस घुटन और गरीबी के बीच उसके अंदर कोई बगावत नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरी और खौफनाक साजिश जन्म ले रही थी। जो सामने आया उसके लिए कोई तैयार नहीं था। 4 दिसंबर 1965 की बात है। 9 महीने की मारिया अचानक बीमार पड़ गई। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और वो बुरी तरह कांपने लगी। सिर्फ 30 मिनट के अंदर उस बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। डॉक्टर ने कहा कि शायद ये मेनिंजाइटिस नाम की बीमारी है। परिवार दुखी था, लेकिन उन्हें लगा कि ये एक हादसा है। लेकिन 5 दिन बाद ठीक ऐसा ही फिर हुआ। इस बार 2 साल का मारियानो बीमार पड़ा और वो भी उसी तरह मारा गया। मोहल्ले के लोग डर गए। उन्होंने उस घर से दूरी बना ली। सबको लगा कि ये कोई छूत की बीमारी है। लेकिन 5 दिन बाद 4 साल की सांता की भी ऐसे ही मौत हो गई। 10 दिन के अंदर 3 मासूम बच्चों की मौत हो चुकी थी। डॉक्टर को शक हुआ। उसने डेथ सर्टिफिकेट पर साइन करने से मना कर दिया। बचे हुए बच्चों को मर्सिया जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया। उनके बहुत सारे टेस्ट हुए, लेकिन 1965 में स्पेन की मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी। डॉक्टर्स को कुछ भी समझ नहीं आया। उन्होंने बच्चों को मल्टीविटामिन्स देकर घर भेज दिया। 4 जनवरी 1966 को 5 साल का आंद्रेस अचानक मारा गया। आधे घंटे पहले वो बिल्कुल ठीक था। अब पुलिस हरकत में आ गई। आंद्रेस के टिश्यू सैंपल्स मैड्रिड के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी भेजे गए। रिपोर्ट में पता चला कि बच्चों की बॉडी में पोटेशियम साइनाइड और डीडीटी मिला था। पुलिस ने बच्चों के ऑर्गन्स के टुकड़े 21 गिनी पिग्स और एक कुत्ते को खिलाए। वो सारे जानवर तुरंत मर गए। अब साफ हो गया था कि बच्चों को जहर दिया गया है। 14 जनवरी को पुलिस ने माता पिता को अरेस्ट कर लिया। मां गर्भवती थी, उसे मैटरनिटी वार्ड भेजा गया। पिता को साइकियाट्रिक फैसिलिटी भेज दिया गया। बचे हुए बच्चों को अलग कर दिया गया। पत्रकार पूरे शहर में फैल गए। तभी 6 साल की मानुएला ने एक फोटोग्राफर से कहा, अगली बारी मेरी है। ये सुनकर सबके होश उड़ गए। 24 जनवरी को एक डिटेक्टिव पिएदाद को कैफे ले गया।
उसने चुपके से पियदाद के दूध में वही केमिकल डालने का नाटक किया जो उसके भाई घर लाते थे। पियदाद ने तुरंत डिटेक्टिव का हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, "ये मत करो, इससे जान जा सकती है।" डिटेक्टिव ने पूछा, "क्या तुमने भी अपने भाई बहनों को यही दिया था?" पियदाद ने सच उगल दिया। उसने कहा, "मैंने ही चारों को मारा है।" उसने बताया कि उसने केमिकल की छोटी गोलियां बनाई थीं और उन्हें खाने में मिला दिया था। सांता ने तड़पते हुए मदद मांगी थी, लेकिन पियदाद उसे छोड़कर चली गई। पियदाद को जुवेनाइल कोर्ट लाया गया। उसे ऑब्जर्वेशन के लिए एक साइकियाट्रिक इंस्टीट्यूशन भेजा गया। वहां वो बहुत खुश थी। वो नर्सेस के साथ हंसती थी। उसने निटिंग करना शुरू कर दिया था। साइकोलॉजिस्ट्स हैरान थे। उसका दिमाग बिल्कुल ठीक था। वो बहुत चालाक थी। उसे सही और गलत का पूरा ज्ञान था। 1966 में उसे एक साइकोपैथ डिक्लेयर किया गया। जब पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसका जवाब था, "मैं उनकी देखभाल करते करते थक गई थी।" स्पेनिश लॉ के हिसाब से 12 साल की बच्ची को अडल्ट की तरह सजा नहीं मिल सकती थी। जज ने उसे लास ओब्लटास नाम के एक कैथोलिक इंस्टीट्यूशन में भेज दिया। वो कोई जेल नहीं थी। वहां वो मजे से रहने लगी। उसने कभी कोई पछतावा नहीं दिखाया। कई सालों बाद पियदाद वहां से आजाद हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि वो अपनी आंट लॉली के साथ रहने लगी। कुछ कहते हैं कि वो नन बन गई। वो इतिहास के पन्नों में कहीं गायब हो गई। दुनिया के लिए वो आज भी एक खौफनाक रहस्य है। अमरजीत, जैस्मिन और पियदाद, 3 नाम, 3 देश और अनगिनत मौतें। जब एक बच्चा किसी की जान लेता है तो इसका असली जिम्मेदार कौन है? क्या वो बच्चा पैदाइशी कातिल होता है या समाज और हालात उसे ऐसा बनाते हैं? अमरजीत को कभी स्थिरता नहीं मिली। जैस्मिन ऑनलाइन दुनिया के अंधेरे में खो गई और पियदाद पर बचपन में ही बड़ों जैसी भारी जिम्मेदारियां डाल दी गई थीं। क्या कानून का रिहैबिलिटेशन हमेशा काम करता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। लेकिन एक बात हमेशा हमारे जहन में गूंजती रहेगी, वो मासूम चेहरे जिनके पीछे मौत का एक खौफनाक सच छिपा था। तो दोस्तों, अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर तुम ऐसे ही सच्चे अपराधों की कहानियां देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो।